So hello everybody, welcome to my channel NCERT with Rani. This is Rani Singh, your mentor here. In previous lecture we have studied the story of Sri Lanka and the Belgium, and today we will study the majoritarianism in Sri Lanka. So let's start without any delay. मेजोरिटेरियनिज़म इन श्रीलंका। देखो, जो श्रीलंका में भी अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे, जैसे कि तमिल थे। तमिल में भी दो, एक इंडियन तमिल और एक श्रीलंकन तमिल, और वहाँ पे जो सिन्हला बोलने वाले लोग थे। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि श्रीलंका में भी एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जितना भी बेनिफिट मिलता था वो सिन्हला लोगों को मिलता था, क्योंकि वो लोग मेजॉरिटी में थे। तो इस वजह से लगभग टेंशन चल रही थी उन लोगों के बीच में, जो तमिल स्पीकर थे और जो सिन्हला स्पीकर थे। लेकिन इस चीज़ के लिए सॉल्यूशन भी निकाला गया लास्ट में। और श्रीलंका में क्या हुआ कि यहाँ पे मेजॉरिटेरियनिज़म की पॉलिसी अपना ली गई। यानी बोला गया कि जिसकी मेजॉरिटी होगी उसकी, यानी सरकार कह सकते हैं, उसकी चलेगी। तो देखते हैं, श्रीलंका इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। श्रीलंका आज़ाद कब हुआ? 1948 में। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन पॉलिसी मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिन्हला सुप्रीमेसी। जो यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट आई 1948 के बाद, उसने क्या किया, एक मेजोरिटेरियनिज़म की पॉलिसी अपनाई और उसने बोला कि जो सिन्हला लोग हैं दे विल बी द सुप्रीम, बिकॉज वो मेजॉरिटी में हैं। और उनका मोटो था कि वो सिन्हला को सुप्रीम बनाए, और उन्होंने ये इस्टेब्लिश भी किया दिस आर सिन्हला एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। और जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसने सिन्हला सुप्रीमेसी के लिए क्या क्या किया, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सिन्हला स्पीकर्स को बहुत से बेनिफिट मिली, और उनको बोला गया कि सिन्हला एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, सिन्हला को वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया श्रीलंका का। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हला फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है कि जो सिन्हला बोलने वाले लोग हैं, सबसे पहले तो उनके लिए ये लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया श्रीलंका का। उसके बाद जो सिन्हला लोग थे, बोलने वाले लोग थे सिन्हला लैंग्वेज को, उनको यूनिवर्सिटी में भी बहुत हाई पोजीशन में रखा गया, उनको फेवर किया गया यूनिवर्सिटी में भी। यानी कह सकते हैं कि उनको रिजर्वेशन दिया गया या अलग अलग पॉलिसी बनाई गई, जिससे उनको बेनिफिट हुआ यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने के लिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए। उनके लिए ये चीज़ बहुत आसान हो गया, उनको हर जगह सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता था। तो ये थी वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उसकी ये पॉलिसी थी। अब आते हैं, दिस डिसीजन ग्रेजुअली इंक्रीज्ड द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल्स। और इस तरह से जब गवर्नमेंट ने सिन्हला ग्रुप को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया, तो एक तरह से ना कह सकते हैं कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको बिल्कुल ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो भी तो उसमें रह रहे हैं ना, श्रीलंका में ही रह रहे थे। तो उनको लगा कि नहीं भाई, ये तो हमारे साथ बिल्कुल गलत हो रहा है, तो उनको अच्छा नहीं लगा। वो एक तरह से कह सकते हैं ना, बहुत काइंड ऑफ टेंशन हो गया इनके बीच में, और वो श्रीलंकन तमिल एक अपने आप को बहुत डिप्रेस्ड मानने लगे, और उन्होंने सोचा कि नो, वी विल टेक आवर राइट। ठीक है। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज इन स्ट्रगल्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल्स एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। अब देखो, जैसे कि श्रीलंकन तमिल्स को राइट्स इतने नहीं मिले थे एज कम्पेयर टू सिन्हला, तो इन्होंने क्या किया, अपना एक पार्टी बनाई, और इन्होंने क्या किया कि बोला कि तमिल जो लैंग्वेज है इसको आप ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए। ठीक है, अगर नहीं आप बनाते हैं तो हमें एक अपना ऑटोनॉमी दीजिए, हम एक अलग ही कंट्री बनाएंगे अपना। ठीक है।
और ऐसा नहीं आप कर सकते तो हमें इक्वालिटी दीजिए हर जगह, चाहे वो जॉब में हो या फिर एजुकेशन में हो, हर चीज़ में हमें इक्वालिटी चाहिए, नहीं तो आप हमें एक अलग कंट्री घोषित कर दीजिए, सीधी सी बात है। बाय 1980s several political organizations formed and they started demanding of formation of new independent states called Tamil-e-Alam in northern and eastern part of Sri Lanka, and it soon turned in civil war. तो देखो क्या हुआ फिर 1980s में अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बने और उन्होंने डिमांड किया कि हमें एक अलग स्टेट दे दो, ठीक है। जिस स्टेट का वो नाम बता रहे थे तमिल-ए-आलम, तमिल-ए-आलम। तो इस तरह से जब उन्होंने डिनाई करने लगे सिन्हाला ग्रुप, तो एक तरह से सिविल वार हो गया। देखो सिविल वार किसको बोलते हैं, जब किसी कंट्री के विद इन कंट्री कोई वॉर या किसी चीज़ को लेकर टेंशन मतभेद होती है या फिर काइंड ऑफ रिवोल्यूशन होता है, तो उसको बोलते हैं हम सिविल वॉर। तो श्रीलंका में ना सिविल वॉर की सिचुएशन आ गई, सिविल वॉर होने लगा। अब आते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। जैसा कि हमने देखा कि श्रीलंका में तो सॉल्यूशन निकाला बट वो सॉल्यूशन काम नहीं किया और वहाँ पे सिविल वॉर हो गया। अब देखते हैं कि बेल्जियम ने क्या किया। सो बेल्जियम ने एकोमोडेशन की पॉलिसी अपनाई। बिटवीन 1970 एंड 1993 बेल्जियंस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड 4 times to work for better arrangement that would make everyone to live together. 1970 और 1993 के बीच में जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था वो 4 बार अमेंड किया गया। क्यों अमेंड किया गया? ताकि वहाँ पर अलग अलग जो लोग, अलग अलग धर्म, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कस्टम्स को फॉलो करने वाले लोग हैं, सबको इक्वल राइट मिले और सब अच्छे से रह पाएँ, ठीक है। एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल। देखो बेल्जियम मॉडल के कुछ एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मेंबर्स ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेल्जियम जो पॉलिसी अपनाई थी बेल्जियम में, वहाँ की गवर्नमेंट ने, उसमें सबसे पहला क्या था कि जो डच और फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, यानी जो डच, हमने देखा था कि फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, डच बोलने वाले लोग कम हैं और जर्मन कुछ थे थोड़े बहुत। तो जो मेजर प्रॉब्लम थी इन दोनों के बीच में ही थी, फ्रेंच और डच के बीच में। तो इनके बीच में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इन दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो इक्वल रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। इन दोनों के मिनिस्टर्स इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। Many powers of central government have been given to state governments of the 2 regions of the country. देखो जैसे हम देखते हैं ना, इंडिया में भी है ये सिचुएशन कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है और फिर एक हमारा पंचायती राज सिस्टम, काइंड ऑफ रीजनल गवर्नमेंट कह सकते हैं हम, या फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो उसी तरह से वहाँ पर भी बहुत से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए हैं, वहाँ पे दे दिए गए, ठीक है। ब्रसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल राइट। हमने जैसे कि आप सभी को पता है कि बेल्जियम की जो कंट्री थी, जो कंट्री है बेल्जियम, उसकी जो कैपिटल सिटी थी वो ब्रसेल्स थी। तो वहाँ पर सेपरेट गवर्नमेंट दिया गया और वहाँ पर बोला गया कि यहाँ पे जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उनका सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। देयर इज़ ऑल्सो provision of community government elected by people belonging to one language no matter where they live। और यहाँ पर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई, ठीक है, जिसमें क्या होता था ना कि चाहे आप अगर आप सपोज दैट फ्रेंच बोल रहे हैं, अगर आप ज़्यादा जहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वहाँ नहीं है, वहाँ से हट के आप कहीं और हैं, लेकिन फिर भी आप वोट कर सकते हैं, यू हैव अ राइट टू वोट, ठीक है, और अपना गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं, नो मैटर वेयर दे लिव और वेयर यू लिव, ठीक है। तो इस तरह से दिस मॉडल वॉज कॉम्प्लिकेटेड बट रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन 2 or 3 कम्युनिटीज़। ये जो मॉडल था आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर क्या ही कर दिया कि एक बार सेंटर गवर्नमेंट के पावर को लेके स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दिया, वो भी 2 रीजन्स में गवर्नमेंट बने, एक कंट्री में और उसकी कैपिटल में, और फिर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई।
और उनका रिप्रेजेंटेशन इक्वल किया। यानी दिस वाज रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट बिलीव इट, ये सारे जो बेल्जियम में प्रॉब्लम थे उसको सॉल्व कर दिया, राइट। जो श्रीलंका में सिचुएशन बन गई सिविल वॉर की, वो सिचुएशन यहाँ नहीं बनी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक कम्प्लेक्स पॉलिसी तो अपनाई, बट एक कह सकते हैं बहुत ही प्रॉपर वे में अपनाई और वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, और फिर हमारा ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट चैप्टर पे ख़त्म हो जाएगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and comment, like and share this video to each and everyone and in your group. Thank you so much.